हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। क्लास 8 हिस्ट्री बुक हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब जनता बगावत करती है, और 1857 तक तो हम लोग देखे थे, और उसके बाद 1857 को भी देखेंगे। और उसके बाद एक यहाँ इमेज दिया हुआ है, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए। यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया। ये 1857 विद्रोह का एक फिगर दिया हुआ है। नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। पिछला अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या क्या नीति था और उन नीतियों का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी, उससे अलग अलग लोगों पर अलग अलग असर पड़ा। जैसे राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाइयाँ जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। और आपने यह भी देखा कि अगर कोई नीति से मतलब जनता के हित में नहीं होती थी, लगता था कि ये उस पर अत्याचार हो रहा है या उस पर लोग जुल्म कर रहे हैं, तो वो लोग उसका विरोध करते थे। अब हम लोग देखेंगे नवाबों की छीनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ये राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं सदी के मध्य से नवाबों और राजाओं की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। अब नवाबों की सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, और जो स्थानीय शासक थे उन लोगों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, और उनकी जो सेना थी उनको भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन जा रहे थे, और उनके जो राजस्व वसूली का अधिकार था या फिर इलाका था, एक एक करके उनसे छीनता जा रहा था। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की, और बहुत सारे जो स्थानीय शासक थे वे अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि जो कंपनी जो है उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, उनकी पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा नीति लाया था कि अगर किसी रानी का पति मर जाता और उसका कोई अपना वारिस नहीं होता है, तो वो क्षेत्र कंपनी के अधीन आ जाएगा। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई एक बार कंपनी से बात करके देखती है कि उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिताजी को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। उसी तरह पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र हैं नाना साहब, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिले। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। और कंपनी तो श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर थी, और इन लोगों के निवेदन को उन्होंने ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने लगी। अवध की जो रियासत थी वो अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने लगी। आखिरी रियासतों में थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अवध की जो रियासत थी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने लगी, और अवध जो आखिरी रियासत था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि भी थोपा गया, और 1856 में अंग्रेज़ों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अब गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगल शासन को ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली थी, और जो कंपनी थी वो मुगल शासन को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी, उसकी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। अब उन लोग का तो प्लान था कि मुगल शासक को ख़त्म कर दिया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद
बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उसके बाद 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि अगर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा और उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे, उसके बाद कोई भी मुग़ल बादशाह नहीं रहेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा और बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उनके कोई भी वंशज को। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी, उन्हें बस राजकुमार के रूप में मान्यता दिया जाएगा, लेकिन किसी को भी राजा नहीं बनाया जाएगा। अब किसान और सिपाही के बारे में देखें। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। हम लोग देख रहे हैं कि सब पर ब्रिटिश शासन की जो नीति था उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसान और सिपाही का देखेंगे। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्जा लौटा नहीं पा रहे थे और उनमें से जो लोग थे महाजनों से जो कर्जा लिए थे उनको लौटा नहीं पा रहे थे। इनके कारण उनकी पीढ़ियाँ पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी और इसके वजह से उनकी जो पीढ़ियों से चलती आ रही जो ज़मीन थी वो हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी और कंपनी के तहत जो काम कर रही थी भारतीय सिपाही उनको भी असंतोष का अपना वजह था। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते और जो कुछ नया नियम बनाते थे इसकी वजह से उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था को भी ठेस पहुंचता था। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? अरे आप क्या जानते हैं कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है ना समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। उनको लगता था कि अगर हम समुद्र का यात्रा करेंगे तो उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। जब 1824 में सिपाहियों की कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने का इनकार कर दिया। उन लोगों को लगता था कि समुद्र पार जाएंगे तो उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। इसकी वजह से 1824 में जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था, उन्हें लड़ने से एतराज़ नहीं था, उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था, उन्हें बस समुद्र के रास्ते नहीं जाना था क्योंकि उनको लगता था कि उनसे उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई और उन लोगों ने हुक्म नहीं माना तो सरकार का हुक्म टालने के कारण उन लोगों को सख्त सज़ा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा और यह मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ था इसलिए कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। और अब कंपनी ने एक नया कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति इससे यहाँ पे नौकरी करेगा और उसको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको समुद्र पार जाना ही पड़ेगा। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। सिपाही जो थे गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही जो थे खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया और वो अपने परिवार को छोड़ के आए थे जिसकी वजह से किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। अंग्रेज़ को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। उस टाइम सती प्रथा और विधवा विवाह होता था तो उन लोगों को अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना ज़रूरी है, सती प्रथा को और बाल विवाह को रोकना ज़रूरी है, इसलिए इसके लिए उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ की ज़मीन संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दिया। 1855 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। अब 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना आसान कर दिया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है
तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। उन्होंने एक कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाएगा तो उनकी जो ज़मीन है उस पर उसका अधिकार वैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज जो है उनकी सामाजिक रीति रिवाज और जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भारतीय भी थे जो उस टाइम कुछ कुरीति थी, जैसे विधवा लोग को विवाह नहीं, बाल विवाह होता था, बच्चा में विवाह कर दिया जाता था, और सती प्रथा, मतलब अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाए तो उसकी वाइफ को भी साथ में जला दिया जाता था। इसके खिलाफ कुछ भारतीय भी थे कि ये सब जो है नहीं होना चाहिए। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, और इस सुधारक और सुधार आंदोलन के बारे में आप अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ें। आप अगर जानना चाहते हैं कि उस जमाने में लोग अंग्रेज के बारे में क्या सोचते थे तो आप स्रोत 1 और 2 पढ़ें। हम लोग देखते हैं स्रोत 1। यह महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यह जो है कुछ अंश है एक बुक का जिसको विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखा है। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट और उनके चाचा जो थे मथुरा में आयोजित किए गए यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं। और रास्ते में उनकी मुलाकात जो है कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है। कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारी की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। मतलब वो क्या क्या उसको बता रहे थे वो लिखा गया है कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे। धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई और मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दिया गया। मतलब है कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा जो जा रहे थे यज्ञ में शामिल होने, उनको बोलते हैं सिपाही लोग कि लौट जाए क्योंकि 3 दिन के भीतर कोहराम मच जाएगा, क्योंकि ऐसा योजना बना लिया गया है कि लड़ाई होगा, ये होगा। ये सब अफवाह फैलाया जा रहा था। हम लोग दूसरा स्रोत देखेंगे। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। एक और जो है सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलता है एक और झलक। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्हें 48 साल तक नौकरी की और 1860 में रिटायर हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। सीताराम के जो बेटे को अंग्रेज़ों ने उनके आंखों के सामने ही मार डाला था। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया और उनके रिटायर के बाद उन्होंने एक संस्मरण लिखा। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1861 में उन्होंने एक संस्मरण लिखा जिसको नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब देख सकते हैं कि उस संस्मरण का एक अंश दिया हुआ है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। उनका मानना था कि अवध पे जो कब्जा हुआ है इसके वजह से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब दिल्ली बादशाह के नुमाइशों की सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूर्व भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले जिसके वजह से उनको सिपाहियों
और बादशाहों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। उनका मानना था कि अगर सिपाही मिलकर काम करें, इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन भिन हो जाती है। राज्य की जो सत्ता है वो छिन भिन हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सब का शत्रु एक है और बहुत सारे लोग मानने लगे कि उनका शत्रु एक ही है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की परिस्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है एकजुट होना पड़ता है। उन्हें संचाल, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी और 1857 में भारत के उत्तरी भाग में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के 100 साल बाद उनको इस तरह के विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया और 1857 में जो ये बगावत शुरू हुआ, उन्होंने कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए और समाज के बहुत सारे लोग विद्रोही तेवर के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ भी दुनिया भर में सबसे बड़ा संघर्ष था। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ भी दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष था। यहाँ पे एक युद्ध का फोटो दिया हुआ है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही जो थे मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया और कुछ टाइम बाद सिपाहियों ने जो नया कारतूस आया था उनके साथ अभ्यास करने पर इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। सिपाहियों को लग रहा था कि उन जो कारतूस है उनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और जब वो लोग मना कर रहे थे तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। सिर्फ निकाला नहीं गया, उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के कारण 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा दिया। 9 मई को 85 सिपाही को निकाला गया, उसको 10-10 साल का सज़ा दिया गया। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और वहाँ जो भी बंद सिपाही थे उनको आज़ाद कर दिया गया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने कुछ अंग्रेज़ अफसर पर भी हमला कर दिया, उन्हें मार दिया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों के आग के हवाले कर दिया और उनके पास जो बंदूक और हथियार थे अंग्रेज़ों के पास, उनको अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग लगा दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमदा थे
और सिपाही जो थे पूरे देश में चाहते थे कि अंग्रेज़ का शासन खत्म हो जाए। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाही चाहते थे कि अंग्रेज़ पूरा देश से चल जाए, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ चले गए तो उनके बाद पूरे देश पे शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। सिपाही ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे बहादुर शाह जफ़र को पूरा शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई और सुबह सुबह ही 10 मई को सिपाहियों की एक टोली रात को घोड़े पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी और जब वहाँ के सिपाही को पता चला कि वो लोग आए तो वो लोग भी बगावत कर दिए। यहाँ भी अंग्रेज़ अफसर मारे गए। वो लोग मिलकर अंग्रेज़ अफसर को मार दिए। ऐसे सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और देसी सिपाहियों ने, वहाँ पे जो भी सिपाही थे वहाँ का भी हथियार गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। वहाँ भी सेम हथियार को अपने कब्जे में लेके वहाँ की इमारतों को आग लगा दिया। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हुए थे और अब जो विजयी सिपाही थे लाल किला के आसपास की दीवारों के पास जमा हो गए थे। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। वे बादशाह से मिलना चाहते, लेकिन बादशाह जो तो डर रहे थे अंग्रेज़ों के भारी ताकत से। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि हम लोग इससे मिल के ही रहेंगे, बहादुर शाह जफ़र से। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। सिपाही अपना बात पर अड़ा रहा और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। पूरे बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी और बूढ़े बादशाह को यह सिपाही का यह बात मानना पड़ा। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासक को चिट्ठी लिखा कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए आप लोग सब तैयार हो जाइए, सब एकजुट हो जाइए। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह जफ़र ने ये कदम उठाया, उनका परिणाम सामने आया कि सब एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था और अंग्रेज़ों से पहले एक देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगलों का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे और जो छोटे छोटे शासक होते थे, रजवाड़े होते थे, मुगल बादशाह के नाम पर ही अपना शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लेते हैं तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अब उन छोटे छोटे जो शासक था उनको लगने लगा कि अगर ये मुग़ल बादशाह फिर से शासन में आते तो हम लोग भी अपना शासन को बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी और अंग्रेज़ जो थे इतना बड़ा घटना को उम्मीद नहीं किए थे कि ये लोग ऐसा भी करेंगे। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी। उनको लगता था कि कारतूस के कारण जो उथल पुथल हुआ कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। लेकिन जब बहादुर शाह जफ़र ने बगावत में अपना समर्थन दे दिया तो रातों रात स्थिति बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको रास्ता दिखने लगे तो आपका उत्साह और ताकत बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। यहाँ पे देखिए बहादुर शाह जफ़र का फ़ोटो लगा हुआ है चित्र, साथ में नाना साहेब का भी फ़ोटो लगा हुआ है। ये मंगल पांडे का डाक टिकट, मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट है। हम लोग इसके बाद अगला क्लास में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।